अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो MUD 001 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन और उसका आंसर का है। इससे पहले इसके सवाल नंबर 1 से शुरू कर चुकी हूँ और उसका अपलोड भी है। आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो सवालात जो हुए हैं उन सवालात को मैं यहाँ पर ही पेश कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो 1 नंबर सवाल से जो शुरू की थी वो कुछ ये सब है और आप इसकी डिटेल्स वीडियो यहाँ पर ही देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी मैंने पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। ये सारा 1 नंबर या फिर 2 नंबर के लिए भी अगर पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं। ये 46 सवाल तक हो चुका था। उसके बाद 47 से आज हम शुरू करेंगे, 47 से शुरू करेंगे। तो 47 में सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, उर्दू के आगाज़ के अहम नज़रिए कौन से है। तो अहम नज़रिए कौन से है तो हो जाएगा उनके जवाब में उर्दू के सिंध, पंजाब, दिल्ली और दक्षिण में पैदा होने और ब्रज भाषा से निकलने के नज़रिए, उर्दू के आगाज़ के अहम नज़रिए यहाँ पे तालीम हो गया टाइपिंग में तस्लीम किए जाते हैं, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 48 में आ जाएगा, पंजाब में उर्दू के आगाज़ का नज़रिया किसने पेश किया पूछा गया है। तो उनका जवाब में आ जाएगा, पंजाब में उर्दू के आगाज़ का नज़रिया मासूद शेरानी ने पेश किया। मासूद, है ना। यहाँ पर भी टाइपिंग की कुछ मिस्टेक हो गया है, मैंने चेक करने भूल गई। काफ़ी चेक करती हूँ लेकिन फिर भी रह जाता है, तो यहाँ पर मासूद होगा, है ना। मासूद शेरानी ने पेश किया। उसके बाद आ जाएगा 49 का सवाल है, उर्दू के ब्रज भाषा से निकलने का नज़रिया किसने पेश किया। तो वो आ जाएगा मौलाना मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने उर्दू के ब्रज भाषा से निकलने का जो नज़रिया है वो पेश किया। उसके बाद सवाल नंबर 50 आ जाएगा। सवाल नंबर ये सवाल है, दक्षिण में उर्दू के आगाज़ का दावा किसने किया। तो उसका जवाब में आ जाएगा, दक्षिण में उर्दू के आगाज़ का दावा नसीर अलाउद्दीन हाशमी ने अपनी तसनीफ़ दक्षिण में उर्दू के ज़रिया पेश किया। तसनीफ़ ये उसकी किताब है दक्षिण में उर्दू, उसमें वो दावा किया है ना। उसके बाद सवाल नंबर 51, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को टेंशन है कि एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक क्यों नहीं निकला, क्योंकि हर साल निकल जाती है इसीलिए। लेकिन ये क्या है ना कि अभी अगले साल से ये थोड़ा सा टाइमिंग ये चेंज हो गया, क्योंकि देखिए इससे पहले जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था, दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम हुआ नहीं। कैंसिल होने के बाद अभी मार्च अप्रैल में वो जस्ट हुआ है। तो ये सारा जो रूटीन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स का फॉर्म जो निकलने में थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ दिन में ही वो नोटिफिकेशन जो है वो निकल जाएगा, है ना। एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफिकेशन जो निकल जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म का जब नोटिफिकेशन निकलेगा एग्ज़ाम फ़ी देने के लिए, उसी के 1-2 दिन के बाद जो एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो भी रिलीज़ कर देता है ना, वो भी रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आप लोगों को उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर पूरा दिन में एक बार वेबसाइट को जाके देख लेना है कि हाँ कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। डेली एक बार चेक कर लेने से कोई हर्ज नहीं। आप लोग डेली को कितने सारे फ़ोन में कितना मैसेज चेक करते हैं, लेकिन एक बार आप वहाँ की वेबसाइट में जाके सर्च कर ले, देख ले कि कोई आपके एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। या फिर काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा भी होता है कि फ़ोन में मैसेज आता है वहाँ से इनकी तरफ से, है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है, मैसेज चेक करना है या फिर वेबसाइट में जाके चेक करते रहना है। तो हो गया। तो सवाल नंबर 50 का क्वेश्चन आंसर हो गया। सवाल नंबर 51 का सवाल है, दक्षिण में किस खानदान से मुतालिक ज़बानें राइज है ना। तो इलाकाई दक्कन में मराठी के अलावा यहाँ बोली जाने वाली तमाम ज़बानों का ताल्लुक ज़बानों के दावड़ी ख़ानदान से है ना। तो दावड़ी ख़ानदान अलशानिया की ज़बानों के नाम क्या है। तो दक्षिण में राइज दावड़ी ख़ानदान के ज़बानों में आंध्रा और तेलंगाना में बोली जाने वाली तेलुगु, कर्नाटक में राइज कर्नाटका और ज़बान तमिलनाडु में राइज तमिल और केरला में राइज मलयालम शामिल है ना। उसका 53 का सवाल है, दक्षिण में उर्दू को इब्तदाई दौर में किन नामों से पुकारा गया। तो उनका जवाब हो जाएगा
उनका जवाब हो जाएगा उर्दू को अपने इब्तदाई दौर में दक्षिण में हिंदवी या दखनी के नाम से पुकारा गया। सवाल नंबर 54 में आ जाएगा बहमनी अहद में उर्दू के चंद अदीब व शोरा के नाम बताए। तो बहमनी अहद के अहम अदीब शोरा में ख्वाजा बंद नवाज, गेसू दराज, सैयद मोहम्मद हुस्नी, फ़ख्र दहनी निज़ामी और शाह मिरन जी शमशी अल शाख और शाह अशराफ बयानी शामिल हैं। 55 में है दखनी उर्दू का फ़रोग़ किस इलाके में हुआ। तो दखनी उर्दू का फ़रोग़ जनूबी हिंद की रियासतों में हुआ जो विंध्याचल के जनूब से लेकर राजकुमारी तक फैली हुई है। तो सवाल नंबर 56 में है तो दखनी उर्दू पर शुमाली हिंद की किन किन ज़बानों का असर है। तो इसका जवाब में आ जाएगा दखनी उर्दू पर शुमाली हिंद के 9 है दहली की बोलियों, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का असर पाया जाता है। सवाल नंबर 57 में है दखनी उर्दू पर जनूबी हिंद की किन किन ज़बानों का असर है। तो जनूबी हिंद में दावड़ी ख़ानदान की बोलियाँ तेलुगु, तमिल और मलयालम बोली जाती है, लेकिन दखनी पर सबसे ज़्यादा असर मराठी ज़बान का है जो कि एक जदीद हिंद आराई ज़बान है। सवाल नंबर 58 में दखनी उर्दू की अहम ये लिसानी खसूसियात कौन सी है। तो दखनी उर्दू की अहम लिसानी खसूसियात सूती, बरशफ़ी और नहवी खसूसियात है। तो उसके बाद सवाल नंबर 59 में दक्षिण में उर्दू के आगाज़ के अहम अवामिल कौन से हैं। तो दक्षिण में उर्दू के आगाज़ के अहम अवामिल में सूफियाई कराम के आमद, खलजी के देवगिर पर हमला, अमीरन शदा की आमद और तुगलक का दारुल हुकूमत को दिल्ली से देवगिरी मुंतकिल करना शामिल है। सवाल नंबर 60 अमीरन शदा कौन थे। तो खिलजी दौरी हुकूमत में दक्षिण में माशी व इंतज़ामी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए हर शो देहात पर एक तुर्क अमीर मुकर्रर किया जाता था। उसी मुनासिबत से उसे अमीरन शदा कहा जाता था। सवाल नंबर 61 दक्षिण में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है। दक्षिण में उर्दू के मुसन्निफ़ नसीर अलाउद्दीन हाशमी है। सवाल नंबर 62 में है दक्षिणी अदब को कितनी और कौन से आधारों में तकसीम किया जाता है। तो दक्षिणी अदब को 5 आधारों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले आएगा बहमनी अहद, आदिल शाही अहद, कुतुब शाही अहद और मोगली अहद। तो सबसे पहले बहमनी अहद जो ऋग्वेद से 1747 से 1525 तक रही। उसके बाद आदिल शाही अहद बीजापुर जो क्या है 1490 से 1686 तक रहे। उसके बाद आ जाएगा कुतुब शाही 1687 से 1507 से 1687 तक। उसके बाद आ जाएगा मुगल अहद जो औरंगाबाद हैदराबाद से रहे, वो 1687 से 1750 तक है ना। ये जो सारे सवालात जो मैंने तैयार किए MUD 001 का जो बुक है वो ब्लॉक 3 में मौजूद है। आप लोग इसमें जो भी कन्फ्यूजन है इस स्पेलिंग का आप लोग चेक कर सकते हैं या फिर पढ़ते वक्त आपको आ गया तो वो देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइपिंग में काफ़ी मिस्टेक हो गया है, मैं समझ रही हूँ। तो उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 63 बहमनी अहद के अहम कलमदारों के नाम बताइए। तो बहमनी अहद के अहम कलमदारों में सैयद मदरशानी उर्फ ख्वाजा बंद नवाज, गेशू दराज, सैयद मद कबरशानी, फ़ख्रुद्दीन निज़ामी, सदर अलाउद्दीन, अब्दुल्ला शैती, मुश्ताक लत्फ़ी, शाह मीरा जी शम्स अल शाख शामिल है ना। उसके बाद आ जाएगा कुतुब शाही अहद है ना। ये बहमनी अहद का है। उसके बाद कुतुब शाही अहद के बारे में अगर देखिए कुतुब शाही अहद के शोहरत, तो कुतुब शाही अहद में आ जाएगा मिलावजी की लिखी हुई किताब अगर देखें तो कुतुब मिस्त्री शब रस। उसके बाद कली कुतुब शाह जो दीवान शायरी है, सुल्तान अब्दुल्ला जो कुलियात उसकी लिखी हुई, गवाज़ी आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जो तोतीनामा, ये सब लिखे हुए हैं है ना। इब्न निशाती आ जाएगा। उसके बाद शहर राजू आ जाएगा,
ये सारी चीज़ मौजूद है। और उसके बाद आदिल शाही दौर अगर देखा जाए, आदिल शाही दौर का जो दिया हुआ है तो अलाउद्दीन जानाम आ जाएगा, अब्दुल आ जाएगा जो इब्राहिम नामा लिखे हैं, मकामी आ जाएगा, हुस्न शौकी आ जाएगा, अमन अलाउद्दीन आला आ जाएगा। इनकी सारी किताबों का नाम भी यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इसने क्या क्या किताबें लिखी है ना। उसके बाद आ जाएगा जो इनमें से जो इब्राहिम आदिल शानी खुद एक अच्छा शायर थे और उनकी किताब नोरिश है दखनी अदब की सरमाया तस्वीर की जाती है ना। मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने अपनी किताब तारीख फरशा इब्राहिम आदिल शाह की कलम पर ये तसनीफ़ की थी, जो आज भी इस दौर की तारीख, उस दौर की तारीख और अदब और तहज़ीब का एक मसदर सा हवाला तस्वीर किया जाता है ना। तो अमीरन सदा जो है, उसके बाद सवाल नंबर 64 अमीरन सदा के निज़ाम किसने कायम किया? अमीरन सदा का निज़ाम किसने कायम की? तो अमीरन सदा का निज़ाम अलाउद्दीन खिलजी के वज़ीर नायब ने कायम की है ना। तो उसके बाद आ जाएगा 65 दहलत आबाद को दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किस बादशाह ने किया? तो दिल्ली से दारुल हुकूमत आबाद मुंतकिल करने का फैसला अहमद बिन तुगलक ने किया था। उसके बाद सवाल नंबर 66 मसनवी नौ शर हार किसकी तसनीफ़ है और उसका मौजू क्या है? तो जवाब में आ जाएगा मसनवी नौ शरहार सैयद शाह अशराफ बयानी की तख्लीक है और इसमें मसनवी की शक्ल में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के वाक़ये को बयान किया गया है ना। उसके बाद इसका अशराफ बयानी के बारे में थोड़ा सा और अगर हो जाए तो हो जाएगा बयानी बहमनी अहद के अहम शायर हैं, उनकी 3 तसानीफ़ हम तक पहुँची है, लाज़म अल मयादती और वाहिद बारी और नौ शरहारा, ये 3 उनकी किताबें हैं है ना, 3 उसकी तसनीफ़ है। इनमें से लाज़म अल मेदी एक तुरुल नज़्म है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल जैसे ईमान, नमाज, रोज़ा, फ़राइज़, नस्ल फ़राइज़, वज़ू वगैरह के बयान मिलता है। वाहिद बारी एक मंजूम लगत है जिसमें अल्फाज के माने, मफ़हूम के अलावा मशूक़ी और रोज़ रदीफ़ कायफ़ा इन सब के बारे में दिया हुआ है ना। तो जो यहाँ पर देखिए जैसे सवाल में पूछा गया है नौशर हारा किसकी तसनीफ़ है, उसी तरह लाज़म अल मबतदी किसकी तसनीफ़ है या फिर वाहिद बारी किसकी तसनीफ़ है, ये भी पूछ सकते हैं है ना। उसके बाद सवाल में आ जाएगा 67 में है मसनवी कदम राव पद्मराव का शायर कौन है और इसकी मौजू क्या है ना। मसनवी कादम राव पद्मराव का शायर कौन है? तो मसनवी कादम राव और पद्मराव का शायर फ़ख्र अलाउद्दीन निज़ामी है। इस मसनवी राजा कादम राव से मुतालिक एक आशिकियाना दास्तान को बयान किया गया है ना। निज़ामी के बारे में अगर और हम पता लगाते हैं तो कादम राव और पद्मराव उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। इस मसनवी में हमें उस अहद के ज़बान और तहज़ीब का पता चलता है। उसके बाद मिराजी शम्स अल शाक़ के बारे में अगर पढ़ते हैं तो मिराजी बहमनी अहद के अहम अदीब व शायर है। उनकी 4 तसन्नीफ़ खुशनुमा, खुश नज़र, शहादत, तहक़ीक़ और शहर मरगूब अल कलूब दस्तयाब है ना। उसके बाद अव्वल ज़िक्र तरीन तशन्नीफ़ नज़्म और आखिर ज़िक्र नशरी तशन्नीफ़ है। खुशनुमा 170 अशार पर मुश्तमिल नज़्म है जिसमें एक कम शीन और खूबसूरत लड़की की खुश का किस्सा बयान किया गया है ना। उसके बाद सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंद नवाज़ गेशु, ये इसका पूरा नाम है, एक अरसे तक हज़रत ख्वाजा बंद नवाज़ गेशु दराज की तसन्नीफ़ मिराज अल शकीन को उर्दू की पहली तसनीफ़ माना जाता है, लेकिन बाद के तहक़ीक़ से इसे इत्फ़ाक़ नहीं करती है। उसके बावजूद कि हिम्मत और अहलियत मुक़द्दम है, उनकी शायरी की नमूने दस्ताब है और चंद रसालों के ज़िक्र भी मिलते हैं। उन्हें बहमनी अहद का पहला शायर तो माना ही जा सकता है ना। उसके बाद सवाल नंबर 68 अगर देखें तो हो जाएगा कुतुब शाही सल्तनत का बानी कौन था? तो कुतुब शाही सल्तनत का बानी सुल्तान कुली था। उसके बाद कुतुब शाही दौर कितने सालों पर मुहित है? तो कुतुब शाही दौर 250 साल पर मुहित है। सब रश का मुसन्निफ़ कौन है? सब रश का मुसन्निफ़ मिलावज़ी, यहाँ पर मिलावज़ी छूट गया है, मिलावज़ी है।
मिला वज़ी के बारे में अगर हम जानते और भी ज़्यादा जानते हैं तो ये कुतुब शाही आहद के एक अहम शायर और नस्र निगार है। उनकी एक मशनवी कुतुब मिस्त्री और एक नशरी दास्तान शब-ए-रस मिलती है। वही मोहम्मद कुली कुतुब शाह की दरबार का मुल्क अल-शोरा था। मशनवी कुतुब मिस्त्री दरअसल सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की भागमती से एक के किस्से पर बनी है। उसके बाद सवाल नंबर 71 में आ जाएगा मसनवी तोतीनामा का शायर कौन है। तो मसनवी तोतीनामा का शायर गवासी है। तो गवासी के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो वज़ी और मोहम्मद कुली के बाद गवासी कुतुब शाही अहद के मकबूल तरीन शायर है। उनकी दो मसनवियाँ शेफ अल मुल्क व बेद अल जमाल और तोतीनामा मशहूर है। उनकी कुलियात भी दस्ताब है। वो एक कहना मश्क और पुरको शायर था। उसे अपनी फ़नी महारत पर नाज है और वो उस पर फ़ख्र का इजहार भी करता है। उसकी ज़बान आसान, कलाम सादा और अंदाज़ बयान नक्श है। उसने गज़लें भी कही है और गज़लों में आशिकियाना मज़ामीन के अलावा इखलाकी मज़ामीन भी बांधे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 72 इब्न नशाती की मशहूर मसनवी का नाम क्या है। तो इब्न नशाती की मशहूर मसनवी फूलबन है। इब्न नशाती कुतुब शाही दौर का अहम शायर है। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में मजाजी दर्जा रखता था। उसी की वजह से शहरत उसकी मसनवी फूलबन है। ये मसनवी एक फ़ारसी किस्से बशातीन का तर्जुमा है ना। उसके बाद सवाल नंबर 73 में आ जाएगा इब्राहिम आदिल शाह शानी के उर्दू तसनीफ़ का नाम क्या है। तो इब्राहिम आदिल शाह शानी की उर्दू तसनीफ़ नोरिश है। तो इब्राहिम आदिल शाही दौर का छठा फरमान रवा है ना, छठा रहा है। उसका तख्लीस इब्राहिम था। कलाम में सादगी, सलामत और रवानी पाई जाती है। तज़किरा से पता चलता है कि उसने मसनवी, गज़ल, कशीदा भी कहे, लेकिन दस्ताब नहीं है। उसकी तसनीफ़ नूरे दस्ताब है जो गीतों पर मुश्तमिल है ना। तो उसके बाद सवाल नंबर 74 में आ जाएगा आदिल शाही सल्तनत का बानी कौन था। तो आदिल शाही सल्तनत का बानी यूसुफ आदिल शाह था। आदिल शाही दौर कितने सालों तक चली। तो हो जाएगा तकरीबन 2 साल है ना, तकरीबन 2 साल तक। आदिल शाही दौर के अहम नशर निगार के नाम लिखे तो अहम शाह बरहान अलाउद्दीन जानम और अमीन अला आदिल शाही दौर के अहम नशर निगार है। वली दखनी कब और कहाँ पैदा हुए। तो वली दखनी जदीद तहकीक के मुताबिक वली औरंगाबाद में सन 1649 में पैदा हुई। चुनाके शहर औरंगाबाद का हिस्सा था, इसलिए वली दखनी कहलाए और उसकी वफ़ात 1707 में अहमदाबाद में हुई। अगर पूछा जाए कि इसकी वफ़ात कब हुई तो 1707 में। उसके बाद 78 से सवाल नंबर 78 सिराज औरंगाबादी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो सिराज औरंगाबादी की वफ़ात 1177 में औरंगाबाद में हुई और पैदाइश 1127 ईस्वी में औरंगाबाद में ही हुई थी। उसके बाद 79 में आ जाएगा सिराज औरंगाबादी के दीवान में गज़लों के अलावा और कौन सी असनाफ मिलती है। तो सिराज औरंगाबादी एक दरवेश मंद सूफ़ी शायर थे। एक अरसे तक के इख्तियार किया रहे, लेकिन बहुत पुरगो शायर थे। बहुत कम अरसे में एक नीम दीवान मरतब किया जिसमें 5000 अशार मुश्तमिल रुबायात, तर्जमानी, बंद मशानियाँ और रदीफ वार गज़लें शामिल हैं। उसके बाद सवाल नंबर 80 में आ जाएगा वली दखनी ने गज़ल के अलावा और किन असनाफ में तबई आजमाई की। तो उनका जवाब में आ जाएगा वली दखनी का दीवान मथीत बार शाये हो चुका है। यहाँ तक कि मशहूर फ़्रांसी अलमगार शान दस्ताशी ने भी उनके दीवान फ़्रांसी शाये किया था। वली ने गज़ल, मशनवी, कशीदा वगैरह हर तरह की नज़में लिखी।
یہ ہو گیا سوال کچھ. اس کے بعد اس کی نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جو نیکسٹ بلاگ ہے ان سے میں سوال بناؤں گی اور زیادہ سے زیادہ سوال بنانے کی کوشش کروں گی. جتنا زیادہ سوال ہوگا وہ آپ اس بلاگ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ پائیں گے. جتنا شارٹ کوشچن بنے گا وہ آپ کو جتنا شارٹ کوشچن یاد آئے گا اس سے آپ لانگ کوشچن بھی لکھ سکتے ہیں, دماغ میں رہے گا. ان سب کے بارے میں جتنا بھی کوشچن ہوتا ہے ان کو ایکسٹرا بھی بتانے کی کوشش کرتی ہوں. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم اس کی نیکسٹ ویڈیو جلد اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی.